प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लश्कर सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और इसका एक प्रमुख पाठ ममता, जिसके लेखक हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के बारे में आप सभी जानते हैं, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, प्रमुख कवि हैं। ये जो कहानी है, जो ममता नाम की जो है एक कहानी है। आइए अपन इस कहानी को देखते हैं और कहानी को देखें। इस कहानी के मोटे रूप से 3 भाग हैं। ये कहानी कितने भागों में चलती है? 3 भागों में चलती है। आइए इस कहानी को अपन देखते हैं। आप लोग किताब थोड़ी सी उल्टी करें और कहानी को समझें। एक बार कहानी आपके समझ में आ गई तो इसके बाद में आप देखिए कि पूरा का पूरा पाठ आपके तैयार हो जाएगा। ये कहानी चलती है सन 1539 से लेकर 1600 के आसपास। 1539 से 1600 के आसपास की ये कहानी है। और उस समय हिंदुस्तान के अंदर शासन था हुमायूं का। किसका शासन था? हुमायूं का शासन था उस समय। और बात चलती है यहाँ पर, ये भारत और भारत के अंदर आपने देखा होगा गंगा नदी, और गंगा नदी के किनारे के ऊपर एक शहर आया हुआ है बक्सर। कौन सा शहर है? बक्सर। तो और ये बक्सर और बक्सर के आसपास एक छोटी सी रियासत जिसका नाम है रोहितास। क्या नाम है? रोहितास। तो रोहितास दुर्ग की घटना है। घटना कहाँ की है? रोहितास दुर्ग की। रोहितास कहाँ पर आया हुआ है? बिहार में आया हुआ है। रोहितास कहाँ पर आया हुआ है? बिहार में आया हुआ है। अभी वर्तमान में जो बिहार है, जो बक्सर जिला है, वहां पर ये रोहितास दुर्ग आया हुआ है। तो रोहितास दुर्ग की घटना है। रोहितास दुर्ग का एक मंत्री था चिंतामणि। क्या नाम था उसका? चिंतामणि। अब वो चिंतामणि जो उसका मंत्री था, ब्राह्मण था। ज्यादातर मंत्री जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। मंत्री कैसे होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। और राजा महाराजा की सलाह मशवरा के लिए, राजा महाराजा के लेखन कार्य के लिए, राजा महाराजा को ज्ञान देने के लिए, उनका इतिहास लिखने के लिए वो ज़्यादातर मंत्री का पद हुआ करता था। चिंतामणि, उनको कई लोग चूड़ामणि भी कहते हैं। चूड़ामणि भी उनका नाम था। तो अब वो जो उनके मंत्री थे, यहाँ पर उस समय हिंदुस्तान के अंदर ये छोटी छोटी रियासतें थी। एक राजाओं का राज्य था। और हिंदुस्तान के ऊपर किसका शासन था? हुमायूं का। और उस समय हिंदुस्तान के ऊपर अफगान शासक शेरशाह सूरी। अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी। वो शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तान के ऊपर जगह जगह हमले करता है और हिंदुस्तान को वो जीतना चाहता है। तो युद्ध होता है, मतलब रोहितास दुर्ग के ऊपर। अभी तो किसका राज था? स्थानीय राजाओं का था। पर भारत में किसका राज था? हुमायूं का राज था। तो कुल मिलाकर जो शेरशाह सूरी है उसकी नजर होती है रोहितास दुर्ग के ऊपर। और रोहितास दुर्ग के अंदर जो मंत्री होता है चूड़ामणि, ब्राह्मण होता है, उसकी एक कन्या होती है, उसकी एक पुत्री होती है ममता। उसका क्या नाम होता है? ममता। और वो ममता दुर्भाग्य से विधवा होती है। ममता दुर्भाग्य से क्या होती है? विधवा होती है। उसकी सौंदर्य के चर्चे चारों ओर होते हैं। और जब उसकी सौंदर्य के चर्चे चारों ओर होते हैं, जब शेरशाह सूरी ने भी उसके बारे में सुन रखा था कि भाई वहाँ पर ममता नाम की एक कन्या है, तो वो उसको प्राप्त करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है। पहले सम्मन भेजता है, संदेश वाक्य के साथ संदेश भेजता है कि भाई ममता यदि मेरे से विवाह कर लेगी, ममता की शादी मेरे साथ हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, तो मैं रोहितास दुर्ग का राजा जो है वही रहेगा, उस किले के ऊपर हमला नहीं करूंगा, और जो रोहितास दुर्ग के जो मंत्री हैं उनका मंत्री पद भी सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार की, अब आप देखिए, जो ममता थी ब्राह्मण कन्या थी, विधवा थी। और विधवाओं का जीवन तो वैसे ही आज भी बड़ा दुर्गम होता है, तो उस काल में तो और भी ज़्यादा कठिन होता था। और एक पिता के लिए अपने विधवा पुत्री को पालना वो और भी ज़्यादा कठिन होता है। तो पिता के सामने जब ये एक प्रकार का ऑफर आया, ममता के पिता के सामने ये ऑफर आया, किसका? शेरशाह सूरी का, कि भाई यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह कर दो तो रोहितास दुर्ग बच जाएगा।
पिता ने सोचा, काल परिस्थिति के अनुसार लोग निर्णय करते थे उस समय, बड़े कई राजा महाराजा बादशाहों के साथ अपने संबंध भी करते थे, वैवाहिक संबंध भी करते थे, ताकि उनका राज्य सुरक्षित रहे, जनता सुरक्षित रहे। जब ममता के पिताजी ममता के पास गए और सोने का थाल लेकर, क्योंकि वो शेरशाह सूरी ने तो वो सारे गिफ्ट भेज दी थी, शेरशाह सूरी ने तो थाल के थाल भेज दिए थे, गिफ्ट भेज दिए थे, ये ममता के लिए है और जाके उसको अब बता दें और हमारा ये निकाह कबूल करें। अब जब ममता ने देखा, क्योंकि घर में जब बातें होती है तो उनको मालूम तो पड़ ही जाता है कि घर में इस समय क्या टेंशन चल रहा है, क्या बातें चल रही है। तो ममता के पास जब वो थाल के थाल गए, ममता ने उठाकर देखा स्वर्णाभूषण, सोने के थाल, सोने से जेवरात भरे हुए और हीरे पन्ने जवाहरात। तो ममता 1 मिनट में समझ गई कि ये क्या बात है। उसने पिताजी से कहा, पिताजी ये क्या, आपने जो मल्लेच्छ महाराजा है, मल्लेच्छ जो बादशाह है, उसकी बादशाह स्वीकार कर ली और आपने मेरा सौदा कर लिया, ये कैसे हो सकता है? मैं एक ब्राह्मण कन्या हूं और मैं मल्लेच्छ से शादी नहीं करना चाहती। पिताजी ने खूब समझाया कि बेटा मान जा, ये शादी हो जाएगी तो हमारा राज भी रहेगा, हम भी जीवित रहेंगे, राज भी रहेगा, पद भी रहेगा और हिंदुस्तान भी रहेगा। कन्या ने अस्वीकार कर दिया। अब जहाँ पर कन्या ने अस्वीकार कर दिया, कुछ ही देर में ये बातें चल ही रही थी कि कुछ ही देर में सेना आ जाती है। कुछ ही देर में क्या आ जाती है? सेना आ जाती है। किसकी सेना? शेरशाह सूरी की सेना आ जाती है। और मालूम पड़ता है कि दूर दूर से वो घुड़सवार आ रहे और सेना आ रही है, पालकियों में भर कर के सेना आ रही थी। तो पालकियों में भर के आ रही थी ना, तो जो थे राजपूत जो सैनिक थे, जो रोहतास दुर्ग के सैनिक थे, उन्होंने कहा भाई पालकी में क्या, हम इनको चेक करेंगे। तो उन्होंने पठानों ने कहा, पठान थे वो, शेरशाह सूरी कैसे थे? पठान जाति के। तो उन्होंने कहा भाई क्या आप इस प्रकार इसको, ये पालकियों को पर्दा नहीं हटा सकते, पठानों की औरतें हैं इसके अंदर। क्या इस प्रकार जब इस वाद विवाद हुआ तो दोनों के बीच में क्या होने लगा? युद्ध होने लगे। पालकियों के दरवाजे खोले गए तो पालकी में कौन थे? सैनिक थे। यानी पालकी में भर भर के कौन आ गए? सैनिक। उन्होंने तो कहा भाई हमारी औरतें आ रही है जो आपके यहाँ पर उसको ममता को देखने के लिए, और ये सारा का सारा मामला लेगा। इस प्रकार सैनिक आ गए, युद्ध होने लगा जबरदस्त, जबरदस्त रक्त क्रांति हुई, युद्ध हुआ। और जो ब्राह्मण था चूड़ामणि, ब्राह्मण चूड़ामणि था, जो ममता का पिता, वो मारा गया। सेना चारों ओर फैली, ममता को ढूंढने लगे, पर ममता उनको कहीं नहीं मिली, ममता गायब हो गई। एक दृश्य तो इस कहानी का यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कई बार इससे संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ममता विदर्भी के साथ वैवाहिक संबंध नहीं चाहती थी। ममता के अंदर अपनी मातृभूमि धर्म के प्रति काफ़ी एक सम्मान था, मान था। ये कहानी यहाँ पर आदि होती है। इसके बाद में कहानी का दूसरा दृश्य, कहानी का दूसरा दृश्य कुछ समय बाद में ममता, यानी वहां से तो ममता रोहतास दुर्ग को छोड़कर चली जाती है बहुत दूर एक जगह पर। उसके पास ही एक दूसरी जगह है धर्मचक्र। तो धर्मचक्र एक स्थान है, धर्मचक्र एक स्थान है, वो भी इसी इलाके के अंदर है, काशी के उत्तर में, काशी के उत्तर में। और काशी के उत्तर में धर्मचक्र है, वो मौर्य सम्राटों का, बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा स्थान, एक बहुत बड़ा तपस्या स्थल बौद्ध भिक्षुओं का। तो उस स्थल पर वो जो थी, यानी बौद्ध भिक्षु के यहाँ पर वो तपस्या करने लगी। और बौद्ध भिक्षु के संरक्षण में, उनकी देख रेख में, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के जहाँ मंदिर होते हैं ना, मठ होते हैं, तो वहाँ पर वो ममता रहने लग गई थी। अब ममता रहते रहते अचानक एक दिन रात का समय, और रात का समय चांद की रोशनी चल रही थी, चांद की चांदनी थी। अचानक ममता ने देखा कि बाहर कोई झोंपड़ी के बाहर कोई परछाई हिल रही है। ममता ने देखा कि उस रोशनी के अंदर एक व्यक्ति, घोड़ा साथ में, और लगभग वो अपना मतलब घबराया हुआ ममता के द्वार पर आकर वो दरवाजा खटखटाता है। ममता ने पूछा कौन है? उसने कहा कि मैं एक शरणागत हूँ। कौन हूँ? मैं शरणागत हूँ। ममता ने कहा भाई शरणागत है तो यहाँ तो मैं अकेली हूँ, आप आगे जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है घर में। क्या उसने कहा
कि माता मुझे एक रात के लिए आश्रय चाहिए, एक रात के लिए क्या चाहिए, आश्रय चाहिए। तो जब उसने कहा माता, माता कहा तो माता कहते ही तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ी एक आदर भाव हो जाता है। ममता ने दरवाज़ा खोला, देखा कौन हो तुम, तो उसने कहा कि मुझे मेरे पीछे पठान सैनिक पड़े हैं और मेरी जान को खतरा है और मुझे एक रात के लिए आपके यहाँ पर आश्रय चाहिए। तो जैसे ही पठान का नाम लिया तो ममता को वो याद आ गया, कौन, शेरशाह सूरी। कि शेरशाह सूरी क्या, नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तो ममता ने कहा भाई तुम भी लगते तो वैसे ही हो हफ्सी की तरह, वैसे ही जो डकैत लगते हो, वैसे ही गुंडे लग रहे हो, वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा आतताई लग रहे हो, राक्षस प्रवृत्ति के लग रहे हो। यानी युद्ध में भरा हुआ था पूरा वो, और वो तो खुद ही वो सैनिक टाइप था। तो उसने कहा माता चाहे किसी कैसी भी स्थिति है मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दो। ममता मना करते इससे पहले वो क्या कर गया, नीचे गिर गया। क्या कर गया, नीचे गिर गया। अब ममता, और वो पानी मांगने लगा। ममता ने देखा कि ये मर जाएगा। यदि अब ममता के सामने एक प्रकार का धर्म संकट हो गया कि उसकी जान बचाए या नहीं बचाए। शरणागत की रक्षा करना हमारा एक धर्म होता है। सनातन धर्म के अंदर एक धर्म माना गया कि जो हमारे शरण में आ गया उसकी क्या करें, हम रक्षा करें। ममता ने तुरंत, अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि ममता जानती थी कि ये कोई मलेच्छ है, कोई क्या पता कौन है, गुंडा है, तस्कर है, डकैत है, हो सकता है मुझे भी मार जाए, पर ममता ने अपने दिल की बात मानी, अपने धर्म की बात मानी और उसने कहा तुम जो कुछ भी हो अंदर आ जाओ और यहाँ रह लो। और ऐसा कहकर ममता खुद पास के जो खंडर थे उस समय, खंडरों में चली गई। वो जो शरणागत था रात भर रुका, शरणागत था रात भर वहाँ रुका। और सुबह होते ही उसके आसपास मतलब और सारे सैनिक आ गए, और 10, 20, 50 सैनिक आ गए, घुड़सवार आ गए, और वो घुड़सवार इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ममता देख रही है, अरे यार मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली, अब ये मुझे भी मार डालेंगे, ये दुश्मन आ गए। फिर जब वो सैनिक कुछ ढूंढ रहे थे तो उधर से पास के खंडर से आवाज़ आई कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। किसने बोला, जो अंदर छिपा हुआ था। तो फिर वो बाहर आया, और सबने कि भाई महाराजा मिल गए, इस प्रकार जो खुशी मनाई कि चलो ये जीवित हैं। तो उसने अपना परिचय तो नहीं दिया। अब उसने वो कहता है कि भाई मिर्जा आज तो मैं जा रहा हूँ, मैं उस औरत को कुछ दे नहीं सका, उस औरत ने मुझे एक रात रहने की जगह दी और मैं उसको कुछ दे नहीं सका। यदि कभी ऐसा हो तुम वापस आओ कभी, तो मिर्जा यहाँ पर उस औरत की ये झोंपड़ी है उसकी जगह एक उसका मकान बना देना, उसको इनाम दे देना, औरत को इनाम दे देना, उसकी जगह क्या बना देना, मकान बना देना। चले जाते हैं, ममता बाहर आती है। ममता ने वो सारी बातें सुन ली कि इसने मकान बनाने का कहा। यहाँ पर कहानी का दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। कहानी का दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहानी थोड़ा सा अपना इतिहास की बात बताऊं मैं आपको। ये जो लड़ाई थी इस समय जहाँ से वो भागकर आया था वो हुमायूं था। हुमायूं और शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। और कौन सा युद्ध था ये? बक्सर का युद्ध। और वास्तव में ये बक्सर का युद्ध, बक्सर तो जिला है और बक्सर के पास में 14 किलोमीटर दूर चौसा एक गांव है। कौन सा स्थान है? चौसा। चौसा का युद्ध। कौन सा स्थान था वो? चौसा। चौसा का युद्ध था और 25 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था। 25 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जब हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, उस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। उस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। चौसा बक्सर जिले में आया हुआ है और 14 किलोमीटर दूर और गंगा नदी के किनारे, पास में क्या बह रही थी? गंगा नदी। और ये इतना भयानक युद्ध हुआ कि लगभग 8000 मुगल सैनिक मारे गए। और स्वयं हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। पास में गंगा नदी थी, घोड़े सहित उसके अंदर कूद गया हुमायूं
और हुमायूं ने अपनी क्या बनाई, बचाई जान, क्यों कूद गया। हुमायूं को तैरना आता नहीं था, अब हुमायूं डूबने लगा। तो उस समय एक माजिद नाम का बिस्ती था। कौन था? माजिद बिस्ती। बिस्ती एक जाति होती है, बिस्ती एक जाति होती है जो पानी यानी भरती है मशक चमड़े में, चमड़े के मशक होती है, उसके अंदर पानी भरते हैं और वो पानी छिड़काव वगैरह करते थे। तो बिस्ती, माजिद बिस्ती, उन्होंने उसको हुमायूं को बचा लिया डूबते हुए को। और उसके बाद में हुमायूं इधर भगा था इस ममता के यहाँ पर। तो ये घटना तो आ गई समझ में। अब एक छोटी सी घटना मैं आप इसके अंदर और बता दूं आपको। वही माजिद बिस्ती, अब जब हुमायूं बच गया, दिल्ली का बादशाह था वो, तो हुमायूं ने सबको बताया कि भाई उस आदमी ने मुझे बचाया और मैं उसको ऋण चुकाना चाहता हूं। तो उस बिस्ती को हुमायूं ने एक आधे दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया। उस बिस्ती को हुमायूं ने क्या बनाया? आधे दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया। और उस बिस्ती ने आधे दिन में क्या किया मालूम है आपको? चमड़े के सिक्के चलाए। हिंदुस्तान में चमड़े के सिक्के चलाए। आज भी कहावत है ना कि चमड़े के सिक्के चलाना, यानी अपने मन की बात पूरी करना, अपने मन की बात पूरी करना, चमड़े के सिक्के। तो माजिद सिपाही ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। क्यों चलाए? क्योंकि माजिद सिपाही ने हुमायूं की जान बचाई थी। कहां बचाई थी? चौसा के युद्ध में। समझ में आ गई? ये इस पाठ से हटकर कुछ जानकारी थी। बात करते हैं अपन। अब यहां पर वो घुड़सवार हुमायूं को लेकर निकल जाते हैं। ममता ने नहीं पहचाना कि ये कौन था कौन नहीं था। कहानी का तीसरा भाग। आज ममता 70 साल की है। कितने साल की है? अब ममता 70 साल की हो गई, बुढ़िया हो गई। बक्सर का युद्ध यानी चौसा का युद्ध बीते हुए भी 47 साल हो गए। घटना कितने साल पुरानी हो गई? 47 साल पुरानी। ममता बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल बीमार और अंतिम स्थिति के अंदर अंतिम सांसें ले रही है कि उनके पास 2-3 घुड़सवार आते हैं। उनके पास उस जगह के ऊपर कौन आते हैं? 2-3 घुड़सवार आते हैं, इधर उधर देखते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये जगह तो यही थी भाई, जगह तो यही थी, हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, यही थी, यहीं पर थी कोई बुढ़िया। अब वो इस प्रकार की वो बातें करते हैं। बातें करते करते बुढ़िया के पास आ जाते हैं और उसको पूछते हैं कि यहाँ पर कोई एक हुमायूं रुका था क्या? हिंदुस्तान के बादशाह एक रात रुके थे क्या यहाँ पर? ममता ने कहा भाई मुझे तो मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। हिंदुस्तान का बादशाह था, हुमायूं था, आम आदमी था, भगोड़ा सैनिक था, कुछ था, मुझे कोई मालूम नहीं। हाँ मुझे इतना मालूम है कि उसने जाते समय ये अपने सैनिकों से जरूर कहा था कि इस बुढ़िया का यहाँ पर क्या बना देना? मकान बना देना। मैंने यहाँ पर एक रात ये पनाह ली है। मैंने इस बुढ़िया ने इस मकान में मैंने एक रात पनाह ली थी, मेरी जान बची और मैं यहाँ ठहरा था, इसका एक मकान बना देना। ये मैंने जरूर सुना था, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, हिंदुस्तान का बादशाह या कोई था। जब ये कह के और बुढ़िया कहती है कि भाई अब तुम यहाँ पर चाहे मकान बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे महल बनाओ, कुछ भी बनाओ, मैं तो स्वर्ग को चली, मैं तो अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। और वहां पर उसी जगह के ऊपर आज एक अष्टकोण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अष्टकोण। अष्टकोण का मतलब 8 दिशाओं का, अष्टभुज का इस प्रकार है भाई, इस प्रकार का है ना भाई। ये तो 6 हुए। अष्टकोण एक मंदिर बना हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर में एक शिलालेख लिखा है, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक रात्रि यहां पर विश्राम किया था। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक रात्रि यहां पर विश्राम किया था और वहां पर वो शिलालेख लगा दिया। पर देखिए वहां पर ममता का नाम कहीं पर नहीं था, जबकि नाम किसका होना चाहिए था? ममता का नाम होना चाहिए। ममता की जो दरिया दिली थी उसकी वहां पर बात होनी चाहिए ना। पर वो कहता ना इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है। तो देखिए आप इतिहास क्या लिख दिया गया? ममता के त्याग की कहीं पर कोई कहानी नहीं। ममता के मन के जो एक दरिया दिली थी, एक सनातन धर्म जीवित रखने की जो शरणागत आ गया है, वो बात कहीं पर उन्होंने नहीं लिखी।
तो इस प्रकार ये ममता नामक कहानी खत्म होती है। तो अब अपन इस पाठ को आप पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि बिल्कुल यही कहानी, और आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह इसको याद करना है, और कहानी की तरह याद करेंगे। फिर आप देखिए इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। आइए इस पाठ को अपन थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसके बारे में इसके कुछ प्रश्न भी देखेंगे।